ओके बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। अब ये आ गया आपके सामने अकाउंट्स की एमटीपी सीरीज 2 जो अभी कल शाम को ही रिलीज हुई है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये सारी की सारी एमटीपी सीरीज 2 बेटा डिस्कस कर रहा हूँ अकाउंट्स की फॉर सीए फाउंडेशन सितंबर 2025। राइट नाउ मेक श्योर बेटा, जितने बच्चे ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस मेक श्योर द कैमरास आर ऑन और हम विदाउट डिले बेटा इसको डिस्कस करना शुरू करते जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों का फेवरेट सेक्शन आप सारे बच्चे चेक कर लीजिएगा। हम लोगों को वहां पर अपना फेवरेट सेक्शन से स्टार्ट करना है, दैट इज ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। देखो बेटा, सबसे पहले आपको लिखा है स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये आपके पास ट्रू है कि फॉल्स है। Goods sold on approval or return basis are not recorded as credit sales initially when they are sent out. सी यहाँ पर लिखा है कि जो हम लोग अप्रूवल के लिए गुड्स बेचते हैं हम उसको वहां पर अल्टीमेटली क्रेडिट सेल्स की तरह रिकॉर्ड नहीं करते। देखो यहाँ पर फंडा क्या होता है आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो एक लॉजिक होता है ना कि जो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस होता है, सबसे पहले बेटा फर्स्ट आंसर समझे। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है, इज एक्चुअली रिकॉर्डेड। मैं थोड़े से आपको आंसर्स लिख के दे रहा हूं। इट्स एक्चुअली रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस इज एक्चुअली रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स। इसको स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इसको हम नॉर्मल एक्चुअल सेल्स की तरह रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, वेदर customer accepts or rejects such goods on future date। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, देखो हम ये नहीं वेट करते कि कस्टमर गुड्स को एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा। हम क्या करते हैं भाई, हमारे जो भी गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस होते हैं हम उसको प्रैक्टिकली पहले क्या करते हैं, हम उसको एक्चुअल सेल्स की तरह रिकॉर्ड करते हैं। ये तो चलो बात की बात है कि कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा, ये सब सारी बात की बात होती है। ठीक है, याद रखिएगा। सो इसीलिए अगर हम उसको कह रहे हैं कि अगर वो हमारे जो गुड्स हैं उसको हम लोगों ने वहां पर रिकॉर्ड कर लिया है, हम उसको क्रेडिट सेल्स की तरह रिकॉर्ड नहीं करते, तो दैट इज अ रॉन्ग नोशन। याद रखना, वो हमारा जो सारा का सारा नोशन है दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो बच्चों याद रखना, हमारा पहला आंसर आ जाता है फॉल्स। देखो ट्रू फॉल्स के ना मैं आपको आंसर जरूर प्रॉपर्ली लिख के देता हूं, बिकॉज मेन जो इसका 1 मार्क होता है वो ट्रू फॉल्स के अंदर होता है और 1 मार्क दोस्तों होता है इसका लैंग्वेज के अंदर। तो आपकी लैंग्वेज बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी लैंग्वेज गलत है तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, 1 मार्क चला जाएगा, याद रखिएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट होगा अपना माइक ऑन करेंगे, प्लीज पूछेंगे। राइट, ओके। warehouse rent paid for storage of finished inventory should be included in cost of finished inventory। very good question। ये एमटीपी सीरीज के अंदर कुछ क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं। देखो आपको याद कराता हूं, कोई भी फिनिश गुड्स के अपने खर्चे होते थे ना, याद रखना हम लोग उसमें एक रूल पढ़ते थे कि भैया उसको हम लोग गुड्स की कॉस्ट में या इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड तब करते हैं अगर वो स्टोरेज की कॉस्ट का जो प्रोडक्शन का पार्ट है उसका अहम हिस्सा है। सो व्हाट डज इट मीन, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है, जैसे आपको याद होगा मैंने क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि भाई सपोज कर लो आप कोई गुड्स प्रोडक्शन कर रहे हो, फिर उस गुड्स को कोल्ड स्टोरेज में डालना पड़ता है। अगर आप मेरे क्लास के एग्जाम्पल को याद करोगे, कोल्ड स्टोरेज में डाल के फिर जाकर वो गुड्स पैकिंग में जाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टोरेज का कॉस्ट है ना बेटा, ये वेयर हाउस का कॉस्ट आप कह लो, ये वेयर हाउस का कॉस्ट प्रोडक्शन का अहम हिस्सा है। तो यस, हम इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसको हम कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। बट उसने क्वेश्चन क्या बोला है, कहता है वेयर हाउस रेंट पेड हम लोग जो भी होगा सारा इंक्लूड करते हैं। नहीं बेटा, सारा इंक्लूड नहीं करते। याद रखना, वंस द गुड्स आर रेडी फॉर यूज, वंस द गुड्स आर रेडी फॉर यूज, उसके बाद जो वेयर हाउस होता है, उसके बाद का जो वेयर हाउस होता है, याद रखना उसके बाद के वेयर हाउस के कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं।
हम उसके बाद के वेयरहाउस के कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? प्लीज मेरे साथ इसका आंसर लिखें। आंसर इज फॉल्स। लिखें, वेयरहाउस कॉस्ट is only included if it is the part of production process. If it is the part of production process, any cost incurred on warehouse, any cost incurred on warehouse is not included if goods are ready for use. If goods are ready for use, तो कहने का मतलब भाई साहब याद रखेंगे, एक बार गुड्स अगर हमारे रेडी फॉर यूज हैं, उसके बाद की जो वेयरहाउस कॉस्ट होती है, आई रिपीट, उसके बाद की जो वेयरहाउस कॉस्ट होती है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, जो हमारे वेयरहाउस कॉस्ट होती है विच आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, खाली उसी को इंक्लूड करते हैं। तो सारे वेयरहाउस को इंक्लूड करते हैं? जवाब है नहीं, आंसर इज नो, फॉल्स। आगे नेक्स्ट, the financial statement must disclose all the relevant and reliable information in accordance with full disclosure principle। भाई ये बिल्कुल सही कह रहा है। मैं बेटा इसको आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ, इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है? वो कहता है यार जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो दिखाओ, फालतू की चीजें मत दिखाओ। तो जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है भैया वो डेफिनेटली दिखाओ, बट जो बेकार की चीजें है वो मत दिखाओ। ठीक है, सो याद रखना, इसका जवाब आप लोग खुद लिख सकते हैं कि आंसर इज ट्रू। Why? Because only relevant and reliable information should be disclosed as per full disclosure principle, right? अच्छा, अब जैसे नेक्स्ट आता है अगला, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, द प्रॉफिट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो। अब ये भी बच्चे जवाब खुद लिख सकते हैं, फॉल्स है, क्योंकि आप लोगों को बचपन से पता है कि भैया जो एडमिशन होती है, एडमिशन के अंदर जो भी हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होता है उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसको हम लोग किस में करते हैं भाई? ओल्ड रेशियो में। तो सारे बच्चे दिमाग में रखना, दैट इज टू बी एलोकेटेड इन ओल्ड रेशियो। तो ये भी जवाब आप लोग आई थिंक खुद मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, डेबिट नोट्स आर इशूड टू प्रिपेयर सेल रिटर्न बुक। अब देखो भैया ये ना आंसर है फॉल्स। मैं आपको ना एक चीज याद कराता हूँ, बचपन में +1 में हमें एक चीज सिखाई जाती है, अगर आपने नहीं सीखी तो मैं अपने बच्चों को जरूर सिखाता हूँ। एक लाइन, एक वर्ड याद कर लो, डीपीसीएस। डीपीसीएस क्या होता है भैया, जितने बच्चों को नहीं पता नोट कर ले, डेबिट नोट इज फॉर परचेज रिटर्न। याद करेंगे, मैंने यहां से उठाया डी, यहां से उठाया पी, याद रहेगा डेबिट नोट हमेशा होता है परचेज रिटर्न के लिए, एंड क्रेडिट नोट इज फॉर सेल्स रिटर्न। तो जितने मेरे प्यारे बच्चों को नहीं पता कि भैया डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है, भाई साहब तो यहां से उठा लो डीपीसीएस, डेबिट नोट फॉर परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट फॉर सेल रिटर्न, यहां से आपको याद रहेगा। तो इसीलिए जो उसने आंसर दिया है भाई यहां पर यह आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये बच्चे को याद रखना है। फिर आपको लिखा है अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू पब्लिक इन जनरल। भाई ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी याद रखना है आपको, सिंपल सा फंडा है, आपको कंपनी अपने पास इशू शेयर्स कर सकती है, डिस्काउंट पे कर सकती है, बट याद रखेंगे पब्लिक को नहीं कर सकती, वो अपने एम्प्लॉयज को कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो इसका जवाब मैं आपको लिखवा देता हूं, इसका आंसर है ट्रू। क्यों? बिकॉज कंपनी जनरली, लिखेंगे आंसर इज ट्रू। वाई? because company cannot issue shares to public at discount. However, a company can issue shares at discount
to its employees in the form of sweat equity shares, in the form of sweat equity shares। तो भाई साहब याद रखना है, अगर तो आप लोगों को इसके थ्योरी का सेक्शन भी अगर लर्न है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज द रूल एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो अगर तो भैया आपको ये याद होता है तो डेफिनेटली लिखिए, इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। ठीक है, याद रखिए, इट क्रिएट्स अ ट्रेमेंडस इंप्रेशन ऑन द टीचर, जो बच्चा मतलब पेपर अपना चेक कर रहा है। चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं भाई नेक्स्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती है। बेटा अकाउंटिंग कन्वेंशंस हमारा जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर है उसकी थ्योरी है कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या वो प्रैक्टिसेस होती है जो हम लोग अकाउंट्स बनाते टाइम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको आप खुद लिख लेंगे। कॉन्टिजेंट एसेट और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है आपको याद होगा बेटा, हमारी लास्ट क्लास थ्योरी को जो थी उसमें मैंने आपको नोट्स दिए थे और मैंने नोट्स में आपको कॉन्टिजेंट एसेट और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के बारे में डिटेल में बताया था। तो भैया ये थ्योरी जो है आप लोग वहां से उठा लेंगे। ठीक है, मैं आता हूं यहां पर पॉइंट नंबर सी पे, क्या लिखा है, समर स्टील्स। बहुत सारे बच्चे लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं यार। चलो, समर स्टील्स वायर जो है उनका ट्रायल बैलेंस आपस में एग्री नहीं करता। अब एक लाइन पढ़ लीजिएगा, अगले साल फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। तो आपको याद होगा दोस्त, अगले साल का मतलब हो गया कि हमारे को पीएल एडजस्टमेंट वाला फंडा क्रिएट करना है। वी हैव टू फॉलो पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, अगले साल का मतलब ही हो गया भैया कि अपने को पीएल एडजस्टमेंट का फंडा क्रिएट करना है। चलो अब ये सारे बच्चों को भाई कहानी समझ में आनी चाहिए। Repairs made during the year were wrongly debited to building account as 37,500। तो भैया बहुत आसान सा सवाल है, आप इसमें चेक करें रेक्टिफिकेशन का कि हमने रिपेयर्स करी। अच्छा, इसको करना प्लीज फॉर्मेट में, आपको रिपेयर्स को डेबिट करना था, आपने क्या कर दिया भैया, आपने गलती से बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। अब आप जब रेक्टिफिकेशन करोगे तो आप रिपेयर्स को तो डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रिपेयर्स के बदले वर्ड क्या यूज करना है, पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि रेक्टिफिकेशन है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। बिल्डिंग को कैंसिल करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हमारा एंट्री आ जाएगा बेटा बिल्डिंग और रिपेयर्स के बदले आ जाएगा पीएल एडजस्टमेंट। अमाउंट आ गया 37,500 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बेटा आपको लिखा है फ्रेट कॉलम इन द परचेज जर्नल वॉज शॉर्ट बाय 4500। अब देखो फ्रेट बेसिकली आपका एक नॉमिनल अकाउंट है, शॉर्ट का मतलब होता है कि आपने फ्रेट को अंडरकास्ट कर दिया। तो अगर आपने बच्चा फ्रेट को अंडरकास्ट करा तो आपको फ्रेट को डेबिट करना चाहिए, राइट। अब आपको नॉर्मल एंट्री करनी चाहिए फ्रेट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि फ्रेट को आपने नहीं लिखा या अंडरकास्ट करा, बट फ्रेट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट आप फ्रेट वर्ड यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में है। तो हमें पीएल एडजस्टमेंट वर्ड यूज करना है। अमाउंट आ गया 4500। पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस अमाउंट इज 4500। ओके, नेक्स्ट गुड्स 3150 के कस्टमर ने रिटर्न करे, अलासन कंपनी करके कोई आपका कस्टमर है, उसने वापस करे हैं और बोलता है हमने इसको अलासन कंपनी के डेबिट में डाल दिया और आपने इसको सेल्स रिटर्न में भी डाल दिया। देखो अब यहाँ फंडा क्या है, पॉइंट समझे। 3150 के गुड्स हैं, ठीक है। हम लोग बच्चा सबसे पहले यहाँ पर समझें कि जब कोई कस्टमर आपको गुड्स वापस करता, आप जर्नल एंट्री करते हो सेल्स रिटर्न टू अलासन कंपनी। ये 3150 में आपके पास आना चाहिए था, राइट, क्योंकि जब आपके पास गुड्स आ रहे हैं तो सेल्स रिटर्न आपके पास आता है। अच्छा, अब यहाँ पर अल्टीमेटली बोलता है मैंने क्या करा, मैंने अलासन कंपनी को डेबिट कर दिया और सेल रिटर्न को भी डेबिट कर दिया, एग्रीड। तो मेरे भाई आपको यहाँ पर सेल रिटर्न को तो चलो डेबिट करना ही था, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बट अलासन कंपनी को डेबिट आपने करके गलत कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे भाई, तो अलासन कंपनी को क्रेडिट करना था, नहीं करा हुआ, अब हम कर देंगे 3150 से। ये जो डेबिट करा है इसको भी क्रेडिट करेंगे, तो मतलब यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा बिकॉज द मिस्टेक इज इन पर्सनल अकाउंट। तो बच्चा यहाँ पर 6300 के साथ एंट्री आ जाएगी सस्पेंस टू अलासन कंपनी 3150
3150 दो बार, ठीक है, इसको आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड 90,000 हैज बीन एंटर्ड इन सेल्स बुक, द टोटल ऑफ विच हैज बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। देखो, जब आप फर्नीचर बेचते हो तो आपको एक बात दिमाग में रखनी है, जब आप फर्नीचर बेचते हो बेटा तो आपके पास वहां पर देखो नॉर्मली क्या आता है, कस्टमर जिसको आप फर्नीचर बेच रहे हो टू फर्नीचर, नॉर्मल एंट्री ये होती है बेटा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर करके ये नॉर्मल एंट्री मेरे पास आती है, ठीक है। अब ये एंट्री आनी चाहिए 90,000 से। अब मैंने क्या करा, वहां पे चेक कर लीजिएगा बेटा, उसने बोला हुआ है कि आपने उसको सेल बुक में दिखा दिया और आपने वहां पर जिसके टोटल को सेल्स अकाउंट में डाल दिया। सो व्हाट इज द पॉइंट, आपने यहाँ पर कस्टमर टू सेल्स दिखा दिया। भाई साहब आपने क्या करा, कस्टमर टू सेल्स दिखा दिया। नाउ द रेक्टिफिकेशन इज लाइक दिस कि आपको यहाँ पर सेल्स को कैंसिल करने के लिए डेबिट करना है 90,000 से और फर्नीचर को क्रेडिट करना है, ठीक है, फर्नीचर नीड्स टू बी क्रेडिटेड। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सेल्स को तो डेबिट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेल्स के बदले वर्ड डालेंगे पीएल एडजस्टमेंट। तो मेरे पास क्या आएगा, पीएल एडजस्टमेंट टू फर्नीचर 90,000 रुपया। अब सारे बच्चे पहले मुझे बेटा अपने अच्छे से थम्स अप करके बताइए कि हम लोगों ने भाई जो हमारा पहला कंपलसरी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा है। किसी को कोई डाउट है कंपलसरी क्वेश्चन में, तो वरना मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ। थर्ड पार्ट बच्चा कौन सा बताऊं, ये वाला गुड्स वाला? यस सर। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं वॉल्यूम नीचे करूंगा। बहन ये तो बड़ी जोर जोर सी आवाजें आ रही हैं दीदी की, मैं अपने स्पीकर को खराब समझ रहा था। लो भैया, ये तो मेरे घर वाले घबरा जाएंगे सारे के सारे। चलो सुनो दीदी, बेटा गुड्स कस्टमर ने वापस करे ना, पॉइंट समझो। देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप अच्छे से सुनो, कोई बात नहीं। कोई कस्टमर आपको गुड्स वापस करता है तो आप सेल्स रिटर्न टू ए करना था आपने, ठीक है। वो क्या बोलता है मैंने सेल्स रिटर्न में तो एंट्री करी बट मैंने ए को ना वहां पर डेबिट कर दिया क्रेडिट करने की बजाय। पॉइंट समझो, मैंने क्या करा बच्चा, मैंने ए को डेबिट कर दिया क्रेडिट करने की बजाय। पॉइंट को समझो बच्चा। अब यहां पर क्या हो गया दोस्त की अल्टीमेटली ना सेल्स रिटर्न तो सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक कहां पर है मेरे बच्चा, मिस्टेक आ गई ए में। अब मुझे ए को क्रेडिट करना था 3150 से, मैंने नहीं करा। फिर मैंने ए को कैंसिल करने के लिए दोबारा से बच्चा उसको क्रेडिट करना है, तो यहां पर आ जाएगा सस्पेंस टू ए। अब ये अमाउंट हो जाएगी डबल, 3150 का डबल हो गया बेटा 6300। वंशिका जी, इज दिस क्लियर? सर हाँ जी बोलो बेटा। सर वो जो इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन आता है ना, एक बार वो भी करवा दो। ठीक है बच्चा, वो मैं करा दूंगा, अभी चिंता मत करो। बच्चे बोलेंगे तो मैं एक आपकी भी रिवीजन क्लास और रख लूंगा कोई ना कोई। जो आप पीएल के ऊपर इफेक्ट बोल रहे हो उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन बिफोर एडजस्टमेंट और वापस। हाँ, वो जो पीएल के ऊपर आता है बेटा उसको हम प्रॉफिट लॉस के ऊपर ही बोलते हैं, वो भी मैं करा दूंगा बच्चा। अभी हमारा फोकस क्या है, एमटीपी को सॉल्व करना। तो पहले मैं एमटीपी करा देता हूँ, फिर मैं एक क्लास आपकी और ले लूंगा। कल आपने आना ही है बेटा टेस्ट के लिए, आप सारे बच्चों को पता ही है। तो हम एक काम करेंगे, टेस्ट के बाद एक क्लास रख लेंगे। अगर बच्चों को रिक्वायरमेंट होगी, जो टॉपिक ऑन डिमांड होगा वो हम रिवाइज करा देंगे, ठीक है। अभी हमारा फोकस एमटीपी है। चलिए, क्योंकि ये बेटा भी कल शाम को रिलीज हुई है तो मैंने कहा इसको फटाफट करा दे, इसका काम खत्म, ठीक है जी। आपको शायद पता होगा ये एमटीपी भी कल शाम को रिलीज हुई है। अच्छा, तो बेटा इसको हम देखते हैं। एक ना ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 2A, ये क्या कहानी है, मिसेस मैग्रॉ। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन हमने करा भी हुआ अगर बच्चे याद करेंगे तो, जिसका पीएल का नेट प्रॉफिट आता है 32 लाख रुपीस। अब बोलता क्या है भाई, इसमें अगर आप नोटिस करते हो 32 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है आफ्टर कंसिडरिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 30 लाख रुपीस। सब्सिक्वेंटली मेरे पास ये कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने चेक करी, ठीक है। अब ध्यान से बात समझो, मिस्टेक्स को तो चलो हम लोग अभी पढ़ते हैं। पूछा क्या है, कहता आपने एक एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालो और नए वैल्यू स्टॉक के निकालो। अगर आप याद करोगे तो आईसीआई के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में ऐसा एक क्वेश्चन था जो हमने क्लास में डिस्कस करा हुआ है।
मतलब हमारे को ये जो नेट प्रॉफिट है ना बेसिकली ये गलत है। 32 लाख का नेट प्रॉफिट आप देखोगे वो गलत है। तो मुझे क्या करना है, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 2A डिस्कस करना है आपके साथ, तो हमें पहले बेटा एक एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो सारे बच्चे इसको चेक करो, एडजस्टेड पीएल अकाउंट बनाएंगे। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट मेरे पास 32 लाख रुपीस का क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर एक एक करके आइटम्स को चेक करना है। जैसे पहला क्या लिखा है, परचेजेस 1,20,000 की थी, वो कोई नई इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए थी। यार एक मुझे बात बताओ, ये 1,20,000 की परचेजेस के अंदर कोई आपने एसेट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इज द परचेज ऑफ एन एसेट, तो आपने एसेट की परचेज इंक्लूड करी हुई है, गलत है ना यार बेसिकली। तो आपको क्या करना चाहिए, परचेज को आपने बेसिकली क्या होता है, आपने डेबिट करा होता है, खर्चों में डाला होता है। तो आपको खर्चे कम करने हैं। खर्चे कम करने के लिए बच्चा इसको इनकम साइड पे दिखा देंगे। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो हैं हमारे पास, जो आपने इंक्लूड कर रखी है, उसके इफेक्ट को आप कैंसिल करोगे और क्रेडिट साइड पे दिखा दोगे। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक चीज बताई थी क्लास में कि कभी भी पीएल को एडजस्ट करना हो, अच्छे से पॉइंट को समझो, ये पीएल का डेबिट साइड होता है, ये पीएल का क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। कभी भी अगर आपको इनकम्स बढ़ानी हो, ठीक है, या खर्चे कम करने हो, तो उसको हम पीएल के क्रेडिट साइड पे डालते हैं। अगर सपोज कर लो इनकम्स कम करनी है या एक्सपेंस बढ़ाने हैं, तो उसको हम पीएल के डेबिट साइड पे डालते हैं। बस ये बातें दिमाग में रख लो, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। अब जैसे यहां पर अगर आप इसमें चेक करते हो, क्या लिखा है, मानस ने 3,20,000 की गुड्स फ्री सैंपल्स के तौर पे दिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्री सैंपल्स दिए तो दो चीजें होती थी। एक, हम लोग परचेज कम करते थे, एंट्री होती थी एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस। तो बता, एक हमारे पास बच्चा यहाँ पर फ्री सैंपल्स जो है ना, वो मेरे पास आ जाएगा क्रेडिट में, ठीक है, क्योंकि हमारे को परचेज कम करनी है। दूसरा, ये एडवर्टीजमेंट होता था तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पे भी शो करना है। अब बच्चा मुझे बोलेगा सर एक बात बताओ, इसका तो इफेक्ट ही कुछ नहीं हुआ, बट बेटा इसको शो करना पड़ेगा। आई एग्री, इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बट इसको हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है, इट हैज टू बी शोन। आगे डिस्कस करते हैं। इनवॉइस 20 लाख रुपए का आपने एंटर करा, बट गुड्स आपने स्टॉक में इंक्लूड नहीं करे। देखो, स्टॉक में इंक्लूड करने का मतलब होता है कि क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना। तो आपने तो करा नहीं, तो आप एक काम करो, पहले आप क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओ। तो क्लोजिंग स्टॉक 20 लाख से बढ़ाओगे तो क्लोजिंग स्टॉक होता है ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब उसकी इनकम्स को बढ़ा देना, ठीक है, ये बात याद रखना, उसकी इनकम्स को बढ़ा देना। तो पीएल का इनकम बढ़ जाएगा। 16 लाख के जो गुड्स थे हमने बेचे, डिलीवर कर दिए, उसको हमने सेल्स लिया है अप्रैल 2025 में। पहले पॉइंट को समझो बेटा, जो सेल्स थी बेसिकली हमने करी, उसको सेल्स माना अप्रैल में, गलत है ना, वो सेल्स हमारी करंट ईयर की होनी चाहिए। तो सेल्स अगर आपने नहीं दिखाई, तो सेल्स दिखाओगे तो अल्टीमेटली बच्चा आपकी पीएल बढ़ जाएगा, आपका पीएल का बैलेंस बढ़ जाएगा। ये बातें याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपका जो पीएल है वो बेसिकली बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर अगर आप आगे चेक करते हो, लिखा है गुड्स 6 लाख के थे, बड़ा अच्छा पॉइंट है। आपने बेटा उसको बेचा है 33 1/3% ऑन कॉस्ट पे। बेटा ये 33 1/3% अगर बच्चे याद करें तो 1/3 ऑफ कॉस्ट होता था, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सेल्स आता है, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, गुड्स कॉस्टिंग 6 लाख है, अगर मैं रफ में चेक करूं तो भैया 6 लाख में मैं 1/4 जब प्रॉफिट ऐड करता हूं तो गुड्स की प्राइस हो जाती है 7.5 लाख। अच्छा, पहली बात याद रखेंगे, बोलता है ये जो अप्रूवल था वॉज गिवन इन अप्रैल, पर हमने क्या करा बेटा, ये जो गुड्स थे ना, इसको हमने मार्च की सेल में दिखा दिया। यार पहली बात मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात, आपको जो गुड्स आपने सेंड करे हैं, ठीक है, ये बेसिकली मार्च की सेल्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1/3 और
एक मिनट, ऑलरेडी 1/3 कॉस्ट है। ओह आई एम सो सॉरी बेटा, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी सॉरी बच्चा लोग, इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो सॉरी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, जरा गौर करिएगा। ये ऑलरेडी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, तो बेटा इसको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो हमें सीधा 6 लाख में 1/3 ऑफ 6 लाख ऐड कर देना है। रफ में जब कैलकुलेट करोगे तो गुड्स की सेलिंग प्राइस 8 लाख आ जाएगी। सो सॉरी, ठीक है, माफी चाहूंगा। तो बच्चा यहाँ पर आपके पास कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। अब पहली बात, ये सेल्स जो थी ये आपकी बेसिकली थी अगले साल की। आपने इसको मार्च की सेल दिखाया, तो मार्च की सेल दिखाकर आपने कर दिया गलत काम। ठीक है, तो आपने जो सेल्स बढ़ाई हुई है, सेल्स को कम करने के लिए आपको सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। बट एक मिनट, ये हमारा स्टॉक था, ये हमारे स्टॉक में, जब हम मार्च की बात कर रहे हैं तो हमारे स्टॉक में ये आना चाहिए था, तो ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देगा। तो 6 लाख से बच्चा मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो सारे बच्चे इसको चेक करना, ये 32 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 3,20 प्लस 20 लाख प्लस 16,6 22 लाख, ठीक है, ये मेरे प्रॉफिट्स को इंक्रीज करते हैं। यहां पर टोटल आता है 78,40,000। ठीक है, 78,40,000 में से डेबिट साइड में 320 और 8 लाख जब मैं माइनस कर लेता हूं तो मेरे पास बच्चा ये एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आता है, जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, और ये आता है 67,20,000। ठीक है जी, ये आ गया 67,20,000। अब दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है, ये तो चलो हमने प्रॉफिट एडजस्ट कर लिया। अब क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हमारे पास अगर आप देखोगे तो दो चीजों पे इफेक्ट आया, इसको नोटिस करना। एक बच्चा क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट इस पे आया, ये देखो, एक क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट इस पे आया। तो मतलब मेरे इन्वेंट्री जब मैं चेक करूंगा, जब मेरी इन्वेंट्री की जब मैं बात करूंगा इन्वेंट्री की, तो बेटा जो मेरी इन्वेंट्री है वो किस चीजों से इंपैक्ट डलेगा। मेरा जो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है 31 मार्च 25 को, बेटा जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिया है वो है 30 लाख रुपीस का। 30 में से 20 लाख एक बढ़ गया, क्योंकि आप जब उसको क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो दैट मीन स्टॉक इज राइजिंग, और 6 लाख रुपए का स्टॉक एक और बढ़ गया। तो भाई साहब आपका जो स्टॉक है ना आज की डेट में करेक्ट वैल्यू 56 लाख आ गया। तो ये आपके पास पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन, क्यों, बिकॉज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मेरे को क्लोजिंग स्टॉक निकालना था और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना था। तो पहले सारे शरीफ बच्चे बेटा मुझे जल्दी से थम्स अप कर दे कि सर हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बताना मुझे, जल्दी से भाई थम्स अप कर दे कि अगर ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तो। चलो, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट भाई। थोड़ा देख देख के याद आएगा बेटा, ये सारे क्वेश्चंस हमारे क्लास में करे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हमने नहीं करा हुआ। ओके, फिर इन्होंने क्या करा बेटा, एक ना डेप्रिसिएशन का बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया है, ये वाला। अब देखोगे ये क्वेश्चन भी अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर का है। इसमें बेसिकली मुझे मशीनरी अकाउंट बनानी और डेप्रिसिएशन की सारी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम इसका एक मशीनरी अकाउंट जो है वो तैयार करेंगे। बेटा मैं साथ साथ ही इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन 2 का बी पार्ट आ रहा है, मशीनरी अकाउंट हम लोग तैयार करेंगे इसका। ओके, तो भाई एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है यार मेरे पास ना 95 लाख रुपीस का बैलेंस था अप्रैल 2024 में। भैया इसमें चेक करो, अप्रैल 24 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 95 लाख का बैलेंस था। अब चेक करो बेटा, 95 लाख का बैलेंस था मेरे पास अप्रैल 2024 में। ठीक है, इसको चेक करो। फिर लिखा है बुक्स ऑफ फैक्ट्री आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे राइट डाउन करनी है हमने।
वेरी गुड। बट आगे लिखा है सेम ईयर में सितंबर में एक नई मशीन हमने खरीदी, इसकी कॉस्ट थी 14 लाख रुपए और 44,600 वाज इनकर्ड ऑन द सेम डे एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो भाई साहब 14 लाख में 44,600 हमने और इनकर करा। तो भाई इसमें आप नोटिस करते हो सितंबर 24 में टू बैंक 14 लाख 44,600 14 लाख 44,600 आपके पास आ गया। ठीक है, यह आपके पास आ गया। फिर लिखा है कि अल्टीमेटली सितंबर 2024 में एक मशीन जिसकी कॉस्ट 21,87,000 थी उसको मैंने बेचा 375 का। तो भाई इसका तो वर्किंग नोट बनता है फिर, ठीक है ना, क्योंकि अब आपने जब बेचा है तो बेटा बेचने का तो वर्किंग नोट बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, हमने इसको अप्रैल 22 में जो खरीदा था वो तब उस टाइम पे थे इसकी वैल्यू 21,87,000। तो हम इसका एक छोटा सा वर्किंग नोट साइड पे बना लेते हैं, ये चेक कर लीजिए। अप्रैल 22 में इस मशीनरी की कॉस्ट थी 21,87,000। ठीक है, हमने बच्चा सबसे पहले इस पे 10% डेप्रीसिएशन लगा लिया, लगाया, ये भाई मेरा पहला आ गया 218700। डन। अब यहाँ पर आपके पास जो बैलेंस आता है यह आ जाएगा बच्चा अप्रैल 23 में इसका WDV आ जाएगा। तो ये आ जाता है 19,68,300 का WDV आ गया। ठीक है, फिर मैंने बच्चा इसमें डेप्रीसिएशन लगा दिया 10%, यह आ गया 19,6830, यह आ गया। सो बच्चा अप्रैल 24 में इसका WDV आपके पास आ जाएगा 17,71,470, ये इसका WDV आ गया। भाई फिर मैंने क्या करना है, मैंने फिर इसकी डेप्रीसिएशन तो लगानी है, बट वेट, अब इस साल की जो डेप्रीसिएशन लगेगी 17,71,470 के ऊपर 10% लगेगी, बट ओनली फॉर 5 months। वाई सर 5 months? बिकॉज वी आर सेलिंग इट ऑन 1 September। तो बेटा अगर आप सितंबर बेच रहा था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने हो गए। ठीक है, सो बच्चा इसका जो डेप्रीसिएशन आएगा वो आएगा 73811। इसको जब मैं माइनस करता हूं, राइट, तो मेरे पास बैलेंस आ जाता है 16,97,000। ठीक है, 659 रुपीज का मेरे पास बैलेंस आएगा। अब इसको मैंने बेचा कितने का, इसको बच्चा मैंने बेचा है 375 का। अब आप देखो आपके पास अच्छा खासा लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया बच्चा? 13,22,659 रुपीज का आपको लॉस हो गया। पहले तो बच्चे ना इस चीज को चेक करो, ये हमारी पहली सेल है अभी, राइट। तो ये जो पहली सेल है बेटा इसका ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे दिखाना है, चेक करो। सबसे पहले सितंबर 2024 में आई विल राइट बाय बैंक। बाय बैंक बेसिकली कितना? 3,75,000, ये आ गया। सेम बाय डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, जो एसेट सोल्ड की डेप्रीसिएशन है दैट इज 73811। ठीक है, फिर मेरे को बाय PL करके जो उसका लॉस था मुझे वो दिखाना है, दैट इज 13,22,659 रुपीज आता है। डन। तो पहले तो बच्चा मेरे को ये जो मेरा फर्स्ट वाला एसेट था मैंने इसका सारा कैलकुलेशन शो कर दिया। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट पे। कहते हैं अनदर मशीन विच हैड बीन कॉस्टिंग दिस मच ऑन अप्रैल 23 वाज स्क्रैप्ड। स्क्रैप का मतलब हो गया जीरो रियलाइजेशन भैया, मतलब जो भी है वो सारा नुकसान हो गया। ठीक है, वो सारा नुकसान हो गया, इट रियलाइज नथिंग। आपको साफ बोल दिया भैया वो कोई भी आपके पास बैलेंस बोलो तो उसका रियलाइज नहीं करेगा। सो दैट मीन्स मुझे यहाँ पर दोबारा से एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ेगा फॉर मशीन नंबर 2। याद रखेंगे बेटा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है बेटा, मशीन नंबर 2 का बनाना है। अब यहाँ पर आप देखते हो तो अप्रैल 23 में उस मशीन की कॉस्ट थी
दैट वाज 21,85,000। बच्चा ये सारी प्रेजेंटेशन आपको करनी है, याद रखेंगे भाई 10% का डेप्रीसिएशन पहले लगाया, तो ये आ गया 218500। अब ये अप्रैल 24 में आपके पास जो बैलेंस आता है दैट इज 19,66,500। अब जो आपके पास डेप्रीसिएशन आएगा 19,66,500 का 10% फॉर 5 months, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑन 1 सितंबर। ठीक है, तो 1 सितंबर को ही हम सारा कुछ कर रहे हैं, तो मेरे पास इसका बैलेंस आ जाएगा 81,938 रुपीज। ये हमने इसको माइनस कर दिया। अब ये जो मेरे पास आता ना, ये सारा ही लॉस है, क्योंकि मेरे पास रियलाइजेशन कुछ नहीं है, याद रखना रियलाइजेशन कुछ नहीं है। सो 18,84,562 रुपीज इज इंटायरली माई लॉस। तो मुझे क्या करना है भाई, मैंने अब ये सेम डेट को यहाँ पे अपने लॉसेस को दिखाना शुरू कर देना है। कैसे? मेरे पास बेटा ये सीधा लॉस आ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा लॉस पीएल में, क्योंकि स्क्रैप है, 18,84,562 रुपीज आ जाएगा। अच्छा, फिर जो मैंने करंट ईयर में डेप्रीसिएशन स्क्रैप करी है, उसकी करंट ईयर की डेप्रीसिएशन, ठीक है, करंट ईयर की थी 81,938। अब जब 31 मार्च 25 आएगा क्लोजिंग, 31 मार्च 25, ठीक है, तो भाई यहाँ पर आएगा बाय डेप्रीसिएशन रिमेनिंग। भाई ये जो रिमेनिंग है ना, ये निकालना थोड़ा सा आपको केयरफुली समझना पड़ेगा कि भाई हमने रिमेनिंग निकालना है, तो निकालना कैसे। देखो, अब मैं आपको एक फंडा समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। आपको क्या समझना है, पहले पॉइंट को समझिएगा बेटा, रिमेनिंग कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। सबसे पहले भाई मेरे पास अप्रैल 24 में मशीनरी का बैलेंस है 95 लाख, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन चेक करते हैं कि भाई अप्रैल 24 में मेरे पास मशीनरी का 95 लाख का बैलेंस गिवन है। अब देखो, मैंने तभी वहां पर डेट्स मेंशन करी थी, जो मैंने मशीनरी बेची, जो बेची उसका सेम डेट को डब्ल्यूडीवी कितना था, अप्रैल 24 और अप्रैल 24। ये देखो, दोनों की डब्ल्यूडीवी बेटा सेम अप्रैल 24 में। तो जो आपने बेची या जो आपने स्क्रैप करी, तो बेटा एक आपके पास जो अप्रैल 24 में था वो था 17,71,470, और जो स्क्रैप करी है 19,66,500। ये खत्म हो गई, ठीक है, अब ये खत्म हो गई। नाउ व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट आउट? बैलेंस लेफ्ट आउट 57,62,030। ये मेरे पास बैलेंस रह गया। अब मैंने क्या करना है बच्चा, इस पे एक 10% डेप्रीसिएशन लगाना है, तो वो मेरे पास कितना लगेगा, 576203। एक तो रिमेनिंग में ये आ गया। फिर आपको याद होगा आपने एक नई मशीनरी खरीदी, डन, आपने एक नई मशीनरी खरीदी। नई मशीनरी कितने की खरीदी, 14,44,600 की आपने एक नई मशीनरी खरीदी। कितने की, 10% फॉर 7 months। Why 7 months? Because we have purchased that machinery for on 1st September। तो सितंबर से लेके 31 मार्च बेटा कितने मंथ्स हो गए, 7 मंथ्स हो गए, ठीक है। सो उसकी आ गई 84,268, ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। अब मैंने इन दोनों का करना है टोटल, इन दोनों का करना है टोटल। सो मेरे पास बच्चा यहाँ पर आ जाएगा 576,203 प्लस 84,268। जब मैं इसको चेक करता हूं, टोटल डेप्रिसिएशन है 660,471, 660,471। तो बच्चा ये मेरे पास आती है टोटल डेप्रिसिएशन रिमेनिंग वाली, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन है, याद रखेंगे 660,471 जब आप दिखा दोगे तो लास्ट में आपके पास आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। एंड भाई साहब, जो बाय बैलेंस कैरेट डाउन होगा फिर वो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसके लिए अगर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आता है 65,46,159 रुपीज का इसका बैलेंस आ जाता है।
तो सारे बच्चे पहले बेटा मुझे ईमानदारी से बताओ कि क्या तुम लोगों को ये डेप्रिसिएशन वाला फंडा क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी से मेरे साथ कैलकुलेट कर लीजिए। 65,46,159 रुपीज आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। If anyone has a doubt, beta, do let me know. हाँ जी बच्चा लोग, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर बेटा, किसी बच्चे को शायद डाउट ना हो। तो अब बेटा आप एक काम करेंगे भैया, अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे सारे बच्चे। आ जाइए भाई, ये जो क्वेश्चन 3 है ना, अब भाई ये डिट्टो सेम क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स वाला है। फाइनल अकाउंट्स के अनसॉल्व में लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो अगर आप देखोगे भाई तो ये डिट्टो सेम क्वेश्चन मिसिंग फिगर वाला मैंने क्लास में कराया हुआ है, ठीक है। तो मैं बेटा अभी ये वाला क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, क्यों? बिकॉज डिट्टो सेम क्लास में कराया हुआ है। तो इसको एक बार ट्राई कर लेंगे, फिर भी अगर कोई बच्चा डिमांड करेगा कि सर नहीं करा दो तो मैं करा दूंगा। राइट, डिट्टो सेम क्वेश्चन है बेटा, हमने करा हुआ है। मैं आपको ना ये कराना चाहता हूं क्वेश्चन 3 का बी। ये ना पास्ट एडजस्टमेंट्स की प्रॉब्लम है, ये सुन लो। ये भाई फाइनल अकाउंट्स का अनसोल्ड में लास्ट का क्वेश्चन है आईसीआई बुक का, और अपने आईसीएम बुक में भी है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर लास्ट में अनसोल्ड क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगर आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन बेटा पार्टनरशिप के पास्ट एडजस्टमेंट्स का, ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो जो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है क्लास में कराए हुए, वो तो मैं स्किप कर दूंगा। मैं बोलूंगा भैया एक बार अपने क्लास के नोट्स को चेक कर लो। जैसे आपको मैंने बताया जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3A है वो बिल्कुल सेम है। अब 3B हमारे पास क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से देखिए। हम इसको करते हैं, बोलता है अमर अकबर एंथनी पार्टनर्स हैं, उनके ना फिक्स कैपिटल्स आपको लिखे हुए हैं 9 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से एंथनी को देनी थी सैलरी, सारे पार्टनर्स को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट लॉस का रेशियो आपने शेयर करना था उनके कैपिटल्स में। बट आपने क्या करा, आपने बेटा यहां पर ना 8-10 को इक्वली डिवाइड कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर दीस एडजस्टमेंट्स। मतलब ये चीजें आपने अभी अकाउंट्स में दी नहीं, तो यहां पर बेटा अपने को एंट्री करनी है। तो ये क्वेश्चन आ गया पास्ट एडजस्टमेंट्स का। तो सारे बच्चे क्वेश्चन 3B को देखें एक बार। इसमें हमारा बनता था एनालिटिकल टेबल, ठीक है। जो हमारी टेक्निक थी सिंपल वाली जो हमने क्लास में करी थी, दैट वाज अमर अकबर एंथनी। भैया ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं बिकॉज स्टेट बोर्ड वाले बच्चों ने ये सब क्वेश्चंस नहीं करे होते, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा। अमाउंट पहले आता था ऑट टू बी गिवन, मतलब जो अमाउंट उनको देना था, हमने उनको क्या क्या अमाउंट देना था चेक करो। तो अमाउंट ऑट टू बी गिवन, हमने क्या क्या अमाउंट उनको देना था। एंथनी को देना था सैलरी 90,000 रुपए पर एनम के हिसाब से। चलो यार अब एक काम करो, एक सैलरी प्रोवाइड करो इनको, ठीक है 90,000। क्योंकि इसमें आप नोटिस करेंगे, ये देखिए एंथनी को सैलरी देनी थी 90,000 रुपए की, तो भाई 90,000 की इनको दे दो सैलरी। 90,000 लिख दो बेटा टोटल में, राइट आ गया टोटल में 90,000। फिर आप एक काम करो भाई, इसको देखो सारे पार्टनर्स को आईओसी देना था 5%। बेटा 9 लाख का 5% करो, अब आप यहां पे नोटिस करोगे भाई उनका 9 लाख का 5% करो, ठीक है। फिर आपके पास आता है बच्चा वहां पर अल्टीमेटली। अच्छा बट इसमें ना एक चीज और नोटिस करनी, मैं आपको ये भी बता देता हूं। यहां पर ना अगर आप क्वेश्चन को नोटिस करते हो कि हमें यहां पर 2 सालों का गड़बड़ है। क्यों लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द एंडेड 31 मार्च 24 एंड 25 ऑफ 8,10,000 रुपया
was divided equally। मतलब अब ये पंगा क्या कर रहा है, मतलब हो सकता है क्वेश्चन में ना हर चीज 2 साल की हो, पॉसिबल है, क्योंकि उसने क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट मेरे पास 594 और 810, तो मतलब ये इंफॉर्मेशन 1 साल की नहीं है, इंफॉर्मेशन 2 सालों की है। तो हम एक काम करते हैं, सैलरी 90,000 की जो थी ना भाई, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो सैलरी उसको प्रोवाइड करनी थी 2 सालों में, वो एक्चुअली में 90 ना होके कितनी होगी, 180, क्योंकि गड़बड़ 2 सालों की है, याद रखना, गड़बड़ भैया 2 सालों की है, गैप को चेक कर लो, 2 साल का प्रॉफिट गिवन है, मतलब 2 सालों की गड़बड़ है, ठीक है। तो आईओसी जो है, अगर आप उसमें चेक करोगे, वो आपके पास 9 लाख का 5% जब आप कैलकुलेट करते हो, तो भाई वो 1 साल का 45,000 बनता है, वो 1 साल का बनता है, पर 2 सालों का बन जाएगा 90,000। इसी तरीके से 4.5 लाख पे 5% बनता है 22,500, 1 साल का, 2 साल का बन जाता है 45,000। डन हो गया। अच्छा, तो भाई ये भी टोटल आ गया 180, ये टोटल बड़े जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, अब जो प्रॉफिट बनता था 2 सालों का, गौर से देखिएगा भैया, प्रॉफिट जो बनता था 2 सालों का वो 594 था, ठीक है, और 810 था, तो 594 और 810 को जब मैं टोटल करता हूं, ये बनता है 14,04,000 रुपए, ये 2 सालों का प्रॉफिट बनता था। तो लॉजिकली क्या था कि जो प्रॉफिट था बेटा 14,04,000 रुपए का, उसमें से 2 सालों की सैलरी माइनस करनी चाहिए थी, देनी चाहिए थी, आईओसी 180 देना चाहिए था, ये देने के बाद इस प्रॉफिट को, जो इसका बैलेंस आता है, लाइक 14,04,000 रुपया माइनस 180, 180, 360, बैलेंस आता है बेटा प्रॉफिट का 1044। तो प्रैक्टिकली बेटा जो 1044 का था ना अपने पास, वो 1044 को मुझे बांटना था बच्चा 90, 45, 45, दैट इज 2:1:1 के रेशियो में इसको बांटना चाहिए था, 2:1 के रेशियो में इसको बांटना चाहिए था प्रैक्टिकली, तो मुझे बांटना था 2:1 के रेशियो में। तो जब मैं इसको बांटता हूं 2:1 के रेशियो में, तो ये आता है 5,22,000, 2,61,000 और 261, ये 1044 बांटा। तो भाई अगर आप इसको नोटिस करते हो, इसको मिलना चाहिए था 6,12,000 इन 2 सालों में, 3,06,000 इन 2 सालों में, और 4,86,000 इन 2 सालों में, ठीक है। अब हमने करा क्या हुआ है, नोटिस करें, इनका जब आप टोटल चेक करोगे ना बेटा, टोटल, तो वो आपके पास वही आ जाएगा 14,04,000 रुपया। अब हमने एक्चुअली में क्या करा हुआ है, हम लिखते हैं अमाउंट एक्चुअली गिवन। एक्चुअली में हमने ये 14,04,000 को ना हमने बराबर बांट दिया, इक्वली बांट दिया, 1:1:1 के रेशियो में। सो हमने इसको क्या करा हुआ है, 468 और 468 में एलोकेट करा हुआ है। अब इसमें से इसको करते हैं माइनस, और मैंने आपको सिखाया था भैया कि अगर तो अमाउंट आती है पॉजिटिव तो वो होती है क्रेडिट, और अगर आती है नेगेटिव तो वो होती है डेबिट। तो आप जब पहले वाले को चेक करोगे बेटा, पहले वाला 1,44,000 भैया पॉजिटिव आ गया, तो ये एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। दूसरे वाले को चेक करोगे 162 नेगेटिव आ गया, तो भैया ये एंट्री में डेबिट हो जाएगा। और तीसरे वाले को चेक करोगे तो बच्चा आपके पास 18,000 पॉजिटिव आ गया, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो इसी के बेस पे भाई अपने को एंट्री क्या करनी है कि जो हमारे अकबर जी हैं, अकबर जी, अच्छा अब मेरे को एक बात आपको बतानी जिसके कारण आपके मार्क्स कटेंगे। आपको यहां पे लिखना है अकबर का करंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, अमर के करंट अकाउंट को बच्चा हम लोग करेंगे क्रेडिट, और एंथनी के करंट अकाउंट क्यों, बिकॉज वहां पर एक बात, तो पहली बात कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है, कैपिटल है फिक्स्ड, तो 162, ये आ गया 144 और 18। बेटा जब कैपिटल फिक्स्ड होना बच्चों, तो याद रखना वी हैव टू यूज करंट अकाउंट, वी हैव टू यूज द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट।
तो अगर आप यहां पर मान लो करंट अकाउंट नहीं लिखते हो एंट्री के अंदर तो भी सम गया। तो इस सब में दो अच्छे पॉइंट्स थे। नंबर वन, एक तो बेटा पहले तो 2 साल का इंफॉर्मेशन था। हम लोग को एक हैबिट पड़ती है, हमने 1 साल से काम चलाया होता है, वो नहीं करना। दूसरी बात, केयरफुली सब में करंट अकाउंट जरूर लिखना है एंट्री के अंदर, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया। अब आप बच्चे देखें बेटा, एवरीबडी इज क्लियर, जल्दी से रेज योर थंब सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब बच्चा ये जो क्वेश्चन है भाई, ये 3C, आई एम सॉरी मैं ये नहीं करा रहा। क्यों? गुडविल का सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है गुडविल की। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में आ रहा, भैया तुम्हारी लॉटरी है। देखो मैंने पहले बोला बेटा, मैं वो क्वेश्चन स्किप करा दूंगा जो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। मैं अच्छे वाले क्वेश्चन तुम्हें खुद ही कराऊंगा। अब जैसे यहां पर आप देखोगे 4A जो है ना, ये एक +2 लेवल का पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, +2 लेवल का पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, राइट। मैं आपको यहां पर ना ये वाला क्वेश्चन कराने में इंटरेस्टेड हूं, 4B। चेक करना। हाँ, अगर बच्चे बोलेंगे सर नहीं हमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन करवा दो, हमारा +2 का पार्टनरशिप वीक है, क्योंकि अगर आप इसमें नोटिस करोगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल एडमिशन का क्वेश्चन है। सी को भैया 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। मैं एक काम करता हूं, पहले जो क्वेश्चन भाई मेरे को कराने हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है एमटीपी में से, मैं वो करवा देता हूं। उसके बाद बच्चों को पूछ लूंगा, भैया कोई बच्चा डिमांड करेगा तो मैं ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। इट इज टू बी वेरी ऑनेस्ट एक +2 लेवल का क्वेश्चन है ये। अच्छा, मैं बच्चा आपको लेकर आता हूं 4B में, ठीक है। 4B ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ अ बोनस वाला पॉइंट, ठीक है। हम लोग इसको पहले अच्छे से चेक कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या बोला क्या गया है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। भैया स्काई लिमिटेड करके कंपनी है, उसका 3 लाख इक्विटी शेयर है, 25,000 उनके प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। 2.5 लाख रुपए की उनकी कैपिटल आ गई। लिखा है बाकी उनका जो इशूड है ना, इशूड वो तो बेटा आपके पास सारा लिखा हुआ है 24,000 के हिसाब से। फिर अगर आप क्वेश्चन चेक करते हो, क्वेश्चन में बच्चा आपके पास लिखा है जनरल रिजर्व 360, CRR 120, इट इज गिवन टू अस। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, अगर आप देखते हो भाई तो ये आता है 75,000। PL अकाउंट का बैलेंस गिवन है। कंपनी बोनस देना चाहती है 5 के पीछे 2 शेयर। आपको एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। तो पहली बात, बोनस इक्विटी शेयर पे दिया जाता है तो प्रेफरेंस शेयर को देखकर घबराना नहीं है। तो 270 का आपको दिया हुआ इंफॉर्मेशन और आपको नीचे लिखा है 5 के पीछे 2। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो मेरे हिसाब से करने चाहिए। तो बच्चा हम लोग 4 का B में आ जाते हैं, ठीक है। 5 शेयर के पीछे भैया 2 शेयर आ गए, 1 के पीछे आ गया 2/5, राइट। सो 270 के हिसाब से अगर मैं चेक करूं, 270 के हिसाब से तो 270 इंटू 2/5, दैट वर्क्स आउट टू बी 1,08,000 बोनस शेयर्स इज टू बी गिवन, राइट। तो अब जब मुझे यहां पर एंट्री पास करनी है तो मैं लिखूंगा बोनस टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। वो आ गया 1080, क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर है। सबसे पहले जब आपको पता है, जब आप नया शेयर निकालते हो आप CRR यूज करते हो, फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते हो। फिर आप कोशिश करो जनरल रिजर्व से पैसा निकाल लो, फिर भी पूरा ना पड़े तो PL तो है ही है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है बच्चा, याद रखेंगे पहले मैंने CRR का इस्तेमाल करना है। CRR आ गया कितना, 120, राइट। फिर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करा भाई, ये कितना आ गया 75,000। फिर मैंने जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करा, ये कितना आ गया 360। फिर बच्चा मैंने PL से बाकी बचा कुचा बैलेंस निकाल लिया। तो जो भी बैलेंस आता है दैट इज 1080 माइनस 120 माइनस 75 माइनस 360, बेटा ये मेरे पास बैलेंस आता है 525। 525 बच्चा मैंने PL से निकाल लेना है, ठीक है। ये हमारी होगी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री मैंने कर ली बोनस टू शेयर होल्डर्स,
to equity share capital. Kindly do not use abbreviations in the examinations. तो बेटा ये आ गया 1080, आपके पास ये भी आ गया 1080, ठीक है। अब दोस्तों फिर बात चलती बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट की। अब आप बैलेंस शीट का जब एक्सट्रैक्ट बनाओगे तो पहले आपको बनाना पड़ेगा कुछ वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट में सबसे पहले आप शो करोगे शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट। दोस्तों शेयर कैपिटल के वर्किंग नोट में ना आपको पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। मेरे पास 270 इक्विटी शेयर्स थे, 1,08,000 मैंने बोनस के तौर पे दिए, तो आज मेरे पास शेयर कैपिटल हो गया 378, दैट इज 3,78,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज के हिसाब से, एंड दैट इज 3780। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज ओनली 3 लाख, दैट मींस वी हैव टू इंक्रीज द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल अकॉर्डिंगली, बिकॉज आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपके शेयर ज्यादा जा रहे हैं। तो याद रखना जब आप यहाँ पर शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट बनाओगे, जब आप ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखाओगे तो ऑथराइज शेयर कैपिटल के आगे आपको ऐसे हैश डाल के नीचे नोट लिखना है कि भैया हमने ऑथराइज शेयर कैपिटल अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा ली है। सो बच्चा ये आ गया 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, 10% प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपीज ईच का, तो ये आता है 2.5 लाख रुपए का, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया 40,30,000, ये आ गया 40,30,000 रुपया। इसके बाद अगर मैं चेक करता हूं तो इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल की अगर हम बात करें, राइट, तो मेरे पास यहां पर क्या आता है 3,78,000 इक्विटी शेयर, मेरे पास 10 रुपीज के हिसाब से 37,80,000 बन जाता है। अब इसके अंदर ब्रैकेट में चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि 1,08,000 शेयर्स हैव बीन इशूड एज बोनस शेयर्स, कि भैया हमने 1,08,000 शेयर्स को बोनस के तौर पे इशू करा हुआ है, और बाकी मेरे पास 24,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे 10 रुपीज ईच के हिसाब से, ये हो गया। अब भैया टोटल मेरे पास आ गया 40,20,000 रुपए। अच्छा, अब इसके बाद एक वर्किंग नोट आपका नंबर 2 बनेगा, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व हो गया निल, क्योंकि आपने सारा यूटिलाइज कर लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम भैया हो गया निल, क्योंकि आपने सारा यूटिलाइज कर लिया। जनरल रिजर्व हो गया निल, क्योंकि आपने वो भी सारा यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है। अब आपके पास रह क्या जाएगा, आपके पास रह जाएगा पीएल का बैलेंस। अब पीएल बच्चा कितना 6 लाख था, 6 लाख में से 5,25,000 आपने पीएल यूटिलाइज कर लिया, बाकी बैलेंस रह जाता है 75,000। अब दोस्तों ये सारा कुछ करने के बाद ना आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिखाना है, जो कि इस प्रकार रहेगा। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपको इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा बेटा, इक्विटी लायबिलिटी ऊपर लिखकर शेयर होल्डर्स फंड्स भी लिखना है, मतलब इक्विटी लायबिलिटी लिखा, शेयर होल्डर्स फंड्स लिखा, फिर आपने क्या करना है भाई, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 इसका टोटल 40,20,000, मैच कराने की कोशिश मत करना क्योंकि ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनेगा। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 दैट इज 75,000। ये लो भाई। अब बच्चे पहले मुझे बताइए बेटा, क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, एंड जल्दी से भाई अपने अपने थम्स अप करते जाइएगा, बिकॉज मुझे अगले क्वेश्चंस पर आना है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, ट्रिमेंडसली गुड भाई। जितने शरीफ बच्चे बेटा मेरे साथ क्लास लगा रहे हो, वेरी वेरी गुड। हम लोग आते हैं भाई अब जो अपना अगला प्यारा सा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि भाई हमारा एक सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक है बीआरएस। बीआरएस का बड़ा ही छोटू सा 5 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इसको। बोलता है यार हमारे पास ना बैलेंस था 7.5 लाख टू हर क्रेडिट,
while the balance as per passbook was given, cash book was also given. लो भैया काम ही खत्म हो गया। अगर तुम्हें पासबुक का बैलेंस गिवन है और कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तुम्हारे लिए सब एकदम इजी हो गया। बताओ क्यों? क्योंकि तुम अगर पासबुक से स्टार्ट करोगे तुम्हारा ये आंसर आएगा, अगर कैश बुक से स्टार्ट करोगे तुम्हारा ये आंसर आएगा। सिंपल सा फंड है। चलो हम एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद पासबुक। ठीक है, मान लो मेरे को आंसर बेटा क्वेश्चन में के हिसाब से पहले से पता है। अच्छा, अब अगर मान लो दोस्त हमारा वो जो टेक्निक था इसको हम फॉलो करते हैं। अब मैंने सम जो है वो कैश बुक के ऊपर बेस करना है। माय क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन कैश बुक। बेटा 7.5 लाख टू हर क्रेडिट, क्रेडिट ऑफ पासबुक इज ऑलवेज प्लस, तो पहला वाला 7.5 लाख प्लस में चला जाएगा। उसने चेक इशू करा 4 लाख का, उसमें से 1.60 के प्रेजेंट हो गए। भैया 2.40 के प्रेजेंट नहीं हुए, 2.40 के प्रेजेंट नहीं हुए। चेक इशूड में कैश बुक होती है माइनस, इफेक्ट हमने देखना है कैश बुक पे, इसको कर देंगे माइनस। उसको 25,000 का चेक मिला, यार मिलने का मतलब ये हो गया भैया पैसा आया, आया तो कैश बुक हो गई प्लस, इफेक्ट आपने कैश बुक पे देखना है 25,000 प्लस। अच्छा, डिपॉजिट कराया, क्लियर नहीं हुआ, डिपॉजिट कराना मतलब चेक आया कैश बुक हो गई प्लस, इफेक्ट मेरे को कैश बुक पे ही देखना है, तो 1,10,000 प्लस में। कोई भल्ला जी है, उन्होंने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा लिया, तो भैया अगर हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो गया मतलब 78,500 हमारी पासबुक प्लस हो गई। पासबुक प्लस हो रही है, इफेक्ट मैंने किस पे देखना है कैश बुक पे, तो क्या करूंगा इसको माइनस, तो 78500 बच्चा माइनस हो जाएगा। बैंक ने 7500 का इंटरेस्ट क्रेडिट करा, तो बेटा बैंक ने क्रेडिट करा मतलब पासबुक प्लस, इफेक्ट मेरे को देखना है कैश बुक पे, माइनस कर दूंगा। 1250 बेटा मेरा बैंक चार्जेस है, तो मेरे पास बच्चा ये हो गया माइनस, इफेक्ट मैंने देखना है कैश बुक पे, इसको मैं प्लस कर दूंगा। आप ऐसे कैलकुलेटर पे करके देख लो भैया, तुम्हारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा। तो मतलब दुआ करो कि हे प्रभु हमें ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी आ जाए, राइट। तो भाई अब आप लोग सारे बच्चे पहले मुझे बताओ कि ये बेबी क्वेश्चन क्लियर होगा, तो मैं आपको ना एक अच्छे क्वेश्चन पर लेकर आता हूँ। इन्होंने इस बार की एमटीपी पे, एक मिनट रिलैक्स करते हैं, 5A क्लियर है भाई, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? पहले चेक कर लो। देखो जो लाइव क्लास लगा रहे हो एडवांटेज लो, ठीक है, तो भैया कोई डाउट है तो पूछ लो। सारे बच्चे पहले चेक कर लो कि 5A शुड बी क्लियर। चलो वेरी गुड भाई। अब इसमें ना अगर आप देखते हो, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ एनपीओ, इसको समझना। 5B अ वेरी ट्रेमेंडसली गुड क्वेश्चन भैया एनपीओ का। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है पहले मैं आपको वो डिस्कस करूंगा। आपको लिखा क्या है भाई, क्वेश्चन को समझना। एक रायपुर क्लब है, उसने आरएनपी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला हुआ है मेरे को। अब इसमें चेक करो, अप्रैल 2024 में और 31 मार्च 25 के मेरे को सारे बैलेंसेस गिवन है। ये चेक करो, सारे बैलेंसेस गिवन है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन 1.5 लाख का गिवन है पूरे साल का, सैलरीज पेड 30,000 की पूरे साल की गिवन है, इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू 87,500 है, 50% इन्वेस्टमेंट का मैंने बेचा 80% ऑफ द फेस वैल्यू पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव करा 7,000 का, फर्नीचर को बेचा 4,000 का एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड्स परचेज करे और पुट टू यूज करे एट द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। मैं थोड़ा इस क्वेश्चन में स्लो हो जाऊंगा। तो मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड्स जो हमने खरीदे थे बेटा, उसको हमने यूज कब करना शुरू करा? ईयर के लास्ट में। आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है मशीनरी पे, स्पोर्ट्स गुड्स पे और बाकी फर्नीचर पे। ये खर्चे आपने करे हैं स्पोर्ट्स के एक्सपेंसेस, रेंट 12,000 का, उसमें से 1,000 आउटस्टैंडिंग है, मिसलेनियस एक्सपेंस 2500 का।
अब आप अगर क्वेश्चन पढ़ते हो ना बेटा, उसने क्या करा हुआ आपको रिसीप्ट्स और पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर बोला, बोलता नो बैलेंस शीट रिक्वायर्ड। मतलब बेसिकली मुझे कोई बैलेंस शीट नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली बनाना क्या है, मुझे बनाना है रिसीप पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब वेरी क्यूटी पाई क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं भाई, इसको एकदम डिटेल में एक बार करना शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी। देखो आप लोगों को एक चीज पता है यार, कुछ भी कर लो पहले हमें ना वहां पर कुछ वर्किंग नोट्स में अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें से एक अकाउंट आपका फेवरेट है जिसका नाम था हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, तो भाई अपने को वो तो बनाना ही बनाना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले आपको एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट से शुरुआत करता हूं। ठीक है जी। अच्छा एक चीज नोटिस कर लेना, हमारा करंट ईयर है 2024-25, ये हमारा करंट ईयर दिया हुआ बेटा, 2024-25 का हमारे को करंट ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो भाई अब यहां पर देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है 70,000, 1 लाख। तो हम एक काम करते हैं भाई, हमारे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आ गया 70,000, और दोस्त मेरे पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गया 1 लाख रुपीज। इसमें आप पहले चेक कर लें। इसके बाद अगर आप देखते हो तो एडवांस सब्सक्रिप्शन 12,500 और 15,000 रुपया एडवांस दिया हुआ है। तो भाई ये मेरे पास आ गया ओपनिंग एडवांस 12,500 और क्लोजिंग एडवांस बच्चा मेरे पास आ गया 15,000 रुपए का। आप इसमें पहले डेट वाइज सारा कुछ चेक कर ले भाई। अब मेरे को ना सब्सक्रिप्शन ड्यू इज गिवन, तो ड्यू मतलब इनकम एक्सपेंडिचर वाला सब्सक्रिप्शन, वो 1.5 लाख रुपया आपको दिया हुआ है। तो भाई मेरे ये जो बैलेंस आएगा ना मेरे पास, यहाँ पर जो बैलेंस आएगा ये वाला, ये बैलेंस जो होगा दोस्त, इसको दिमाग में रखना है कि ये मेरे पास आएगा सब्सक्रिप्शन वाला रिसीव्ड। तो ये रिसीव वाला बैलेंस होगा, राइट। तो आप इसमें नोटिस करते हैं 70,000, 1.5 लाख, 15,000 माइनस 12,500 और 1 लाख, बेटा ये आ जाएगा 1,22,500 एज माय सब्सक्रिप्शन रिसीट। देखो पहले तो मेरे को ये कैलकुलेशन करनी है, क्यों? क्योंकि मुझे रिसीट पेमेंट बनाना है, मुझे इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। ठीक है, अच्छा फिर आएगा सेकेंड वर्किंग नोट अबाउट इन्वेस्टमेंट वाला। इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना। लिखता क्या है, पहली बात ऊपर चेक करो, इन्वेस्टमेंट के ना मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, ये चेक करो। इन्वेस्टमेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखे हुए हैं। फिर नीचे लिखा है मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट 80% ऑफ फेस वैल्यू। ग्रेट भाई, हमने 50% इन्वेस्टमेंट की बेचा एट 80% ऑफ द फेस वैल्यू। तो आप एक काम करें पहले तो आप इसमें एक चीज नोटिस करें कि हमने जो इन्वेस्टमेंट बेची है उसकी जो टोटल हमारे पास फेस वैल्यू है ना, वो 87,500 लिखी हुई है आपको। ठीक है, सो इफ यू जस्ट चेक इट आउट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है उसकी फेस वैल्यू आपको लिखी है 87,500। A face value of investment sold is 87,500 का 50%। That means मैंने 43,750 की फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने बेची। ठीक है, अब ये जो मैंने बेचा ना इसका 50%, ठीक है मैंने इतना बेचा है, बट एक मिनट, सेलिंग प्राइस क्या है? जो इन्वेस्टमेंट बेचा है उसकी फेस वैल्यू का
80% is the selling price. That's a point. तो क्वेश्चन को समझो, 87,500 इज द फेस वैल्यू, उसका 50% मैंने बेचा है, बट बेचा किस पे है? जो फेस वैल्यू आती है उसके 80% पे बेचा है। तो अब आप एक काम करें, बेसिकली मेरे पास जो सेलिंग प्राइस इन्वेस्टमेंट का आता है वो आता है 35,000। ये बड़ी मेजर चीज है, ठीक है। अब जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस जो आता है इन्वेस्टमेंट सोल्ड का, वो कितना है? देखो, अगर आप बैलेंस शीट में चेक करते हो तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट का 70,000 है। आपको पता होगा हम लोग बैलेंस शीट में या बैलेंसेस में हम कॉस्ट प्राइस शो करते हैं। तो 70,000 की चीज का आपने आधा बेचा है, फोकस करें, आधा बेचा, 35,000 का बेच दिया। अब ये सेलिंग प्राइस, ये रहा कॉस्ट प्राइस। बच्चा अगर आप देखोगे तो दोनों सेम है, तो इसमें ना इन्वेस्टमेंट में कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं है। तो पहले सारे बच्चे मुझे पहले ना इस पॉइंट पे बताओ कि क्या तुम्हें ये पॉइंट क्लियर है। एंड मेरे भाई अनंत जी, आपने क्लास को थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा है मेरे भाई। पहले सारे बच्चे बड़ा क्लेरिफाई कर देना, दिस पॉइंट इज क्लियर ना, बिकॉज नॉर्मली पीपल डू फेस प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। चलो, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट इफ दिस पॉइंट इज क्लियर, वेरी गुड। हम एक काम करते हैं भाई, इसके बाद आते हैं अपने तीसरे वर्किंग नोट में। तीसरा भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में, वो है दोस्त हमारा फर्नीचर को लेकर, ठीक है। वो हमारे पास आता है फर्नीचर को लेकर। जरा गौर करिएगा, फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। हम एक काम करते हैं, फर्नीचर को बोला है सोल्ड फॉर 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखो यार, अब फर्नीचर का तो बहुत सिंपल सा फंड है, फर्नीचर का तो आप अकाउंट ही बना सकते हो। तो फर्नीचर का सपोज कर लो, अगर मैं एक लेजर अकाउंट बना लेता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है फर्नीचर का, ठीक है, जो कि दिया हुआ है 14,000, और मेरे पास फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस दोस्त आपके पास आ रहा है 7,000। अब उसने बोला क्या है, कहता जो फर्नीचर की सेल प्राइस है ना, सेल प्राइस बाय बैंक, जो सेलिंग प्राइस आती फर्नीचर की, गौर करिएगा, वो 4,000 है। प्रैक्टिकली अगर आप देखते हो वो 4,000 तो ठीक है। अगर मैं अभी देखूं, डेप्रिसिएशन में बात कर रहा हूं, अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहा। यहां पर अगर आप देखते हो जो फर्नीचर है मेरे पास, उस पर मुझे लॉस कितना हुआ, क्योंकि आपको बता देता हूं डेप्रिसिएशन जो है, याद रखना है, वो हमारे को लिखा है 4,000 फर्नीचर हमने साल के शुरू में बेच दिया। शुरू में बेचा मतलब डेप्रिसिएशन का तो पहले शुरू में सवाल ही नहीं पैदा होता ना, याद रखना। तो हमने क्या करा भैया, 4,000 शुरू में बेच दिया। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बेचा तो मतलब जो फर्नीचर था, देखो 14 से 7 हो गया, है ना, 14 से 7 हो गया, मतलब पक्की बात है 7 का फर्नीचर बेचा, तो बाकी आपके पास लॉस हो गया। लॉस कितने का? 3,000 का। सॉरी, पीएल नहीं आएगा, इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में डालेंगे। आई एम सो सॉरी, इसको इनकम एक्सपेंडिचर में डालेंगे। अब आप बात करोगे डेप्रिसिएशन की, भैया डेप्रिसिएशन का सीन ऐसा रहेगा, जो फर्नीचर का बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 7,000, बचे कुछ है फर्नीचर का। अब मैं इस पे जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 10%, वो लगेगी 700। अब मुझे फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी, ठीक है, मुझे इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है। अच्छा, अब जब डेप्रिसिएशन की बात करी है तो हम एक काम करते हैं, लेट्स कंप्यूट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऑल्सो। सो मशीनरी का देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, मशीनरी 5 से 10,000 हुई है, बट आपको लिखा है जो भी परचेज करी होगी वो साल के एंड में करी है। तो आपने जो डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब होता है कि आपने लगाना है ओपनिंग बैलेंस पे, क्योंकि जो भी मशीनरी आपने परचेज करी है वो साल के एंड में करी है, तो आपकी उसकी डेप्रिसिएशन अगले साल लगेगी। देखो 5 से 10 हुआ, बट वो डेप्रिसिएशन जाएगा अगले साल, राइट। इसी तरीके से जब हम स्पोर्ट्स गुड्स की बात करते हैं दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट स्पोर्ट गुड्स। स्पोर्ट गुड्स में भी अगर आप देखोगे 7,500 पे डेप्रिसिएशन लगेगी, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस पे नहीं लगेगी।
तो 7500 का 15%, 7500 का 15%, ठीक है, ये लगेगी बेटा 1125 पे इसकी डेप्रिसिएशन। तो ये बातें थोड़े दिमाग में रखना कि आपको ओपनिंग बैलेंस पे कब लगाना है, क्लोजिंग बैलेंस पे कब लगाना है, वो सारा का सारा आपको फंडा समझना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अभी रुको, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है जो बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। एक ना इसमें पॉइंट आता है कि आपको क्वेश्चन में ना जो इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू लिखी हुई है अप्रैल 24 में, ठीक है, फोकस करना, वो 87,500 थी। आपको पता है इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन द फेस वैल्यू। अब जो इंटरेस्ट मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट पे वो 10% लगता है फेस वैल्यू पे, इतना इंटरेस्ट ड्यू है, ठीक है, ये ड्यू आना चाहिए, दिस इज द इंटरेस्ट ड्यू। बट अगर आप देखते हो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट इज रिसीव्ड 7,000, अब इस पॉइंट का मतलब तो कुछ है ना बेटा, ये रिसीव कितना हुआ 7,000, दैट मीन्स पक्की बात है भाई, अगर 7,000 इंटरेस्ट मेरा रिसीव्ड है तो 1750 भाई साहब मेरा इंटरेस्ट अक्रूड है। अक्रूड मतलब हो गया कि मेरा ये इंटरेस्ट अभी मिलने वाला है, ठीक है। इस सब की प्रेजेंटेशन एक्चुअली मेरे को ना इनकम एक्सपेंडिचर में दिखानी पड़ेगी, बिकॉज वो अक्रूड है, तो अक्रूड की मुझे दिखानी पड़ेगी। अब मुझे इस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद मुझे बनाना है आरएनपी अकाउंट और मुझे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब वो कैसे बनाएंगे, देखो आरएनपी के अंदर तो भाई एक सिंपल सा फंडा है, एज यू ऑल नो कि यार आरएनपी का तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है, जो पैसा आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर दो और जो नहीं आ रहा उसको हम अभी छोड़ देते हैं। तो आरएनपी में सबसे पहले मैं चेक करूंगा मेरे पास क्या कोई कैश बैलेंसेस हैं। यस, अब देखो मेरे पास कैश बैलेंसेस हैं, ओपनिंग है, क्लोजिंग मिसिंग है, मतलब क्लोजिंग मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। तो 55,000 का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, आप इसको चेक करें। तो बेटा 55,000 का मेरे पास ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है। अब ऊपर आप वर्किंग नोट चेक करें भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमने अभी निकाला 1/22,500 का, मेरे को अभी मैंने ऊपर इन्वेस्टमेंट का सेल निकाला था, आपको याद होगा 35,000 का। साथ ही साथ अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट पे मैं कितना इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूं। ओके, आई एम ओनली कंसर्न विद रिसीव गाइस, याद रखिएगा, ठीक है। और ऊपर लिखा था कि भाई मैंने फर्नीचर को सेल करा, देखो सेल करोगे तो पैसा आएगा, है ना। 4,000 का फर्नीचर मैंने बेचा तो ये पैसा आएगा। आप ये क्वेश्चन की लाइन पढ़ सकते हो, फर्नीचर भैया मैंने बेचा है 4,000 रुपए का एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो मुझे इसका पैसा आ रहा है, मनी इज कमिंग इन, राइट। अब जब मैं बात करता हूं भैया अपने पास दूसरी चीजों की, देखो अब हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना है। आप एक काम करें, आप सबसे पहले इन चीजों पे फोकस करते जाएं, ठीक है। हमने कुछ सैलरी पे करी है 30,000 की, आई एम सो सॉरी बेटा, हमने ना सैलरी का अकाउंट नहीं बनाया, वो हमें बनाना पड़ेगा। आई थिंक वी मिस्ड आउट सैलरी बिकॉज आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिखा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, आई एम वेरी सॉरी बेटा, हम एक काम करते हैं दोस्त, इसके पहले हमारा सैलरी का अकाउंट रह जाए तो हम एक सैलरी का अकाउंट भी बना लेते हैं। तो सैलरी का दोस्त एक अपने पास आएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एक आएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, सैलरी का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 7,500, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 9,000 है। भाई ये सब गलतियां एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी। जो सैलरी आपने पे करा है, जो आपने कैश पे करा है सैलरी का, वो 30,000 है, ठीक है। तो प्लीज बी एक्टिव एंड अटेंटिव सो नॉट टू मिस आउट एनीथिंग। तो भैया ये जो मेरे पास सैलरी आएगी ये मेरी इनकम एक्सपेंडिचर में ड्यू में आ जाएगी 31,500। जब मैं आगे इनकम एक्सपेंडिचर बनाऊंगा ना दोस्तों, मेरी सैलरी 31,500 मुझे वहां प्रेजेंट करनी पड़ेगी। ये एक तरह का एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो मैंने रिसीट तो सारी दिखा दी, मैं यहाँ पर अभी सैलरी जो है दोस्त
वो तो मैं सिंपली दिखाऊंगा अपनी 30,000, बिकॉज यहाँ पर अभी सिर्फ सैलरी पेड से मतलब है। आई एम ओनली कंसर्न विद द पेड वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो हम एक एक करके आते हैं स्पोर्ट्स गुड्स। दोस्त इसमें आप चेक करो, स्पोर्ट्स गुड्स 7,500 से 12,500 हुए, जरा चेक करना यार। स्पोर्ट्स गुड्स मेरे इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब मैं परचेज कर रहा हूँ 5,000 की, और आपको लिखा भी हुआ है कि साल के एंड में आप परचेज कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से मशीनरी, इसी तरीके से दोस्त आपके पास आती है बात मशीनरी की, क्योंकि देखो ऑब्वियसली आप मशीनरी भी परचेज कर रहे होगे, तभी तो अब मशीनरी का अल्टीमेटली आपके पास सारा ट्रीटमेंट आ रहा है। तो मशीनरी अगर आप देखोगे बेटा 5 से 10,000 आपके पास आ रहा है, तो मशीनरी भी आपने 5,000 की परचेज करी, डन हो गया। अच्छा, और मेरे पास क्या क्या पेमेंट्स हो सकती हैं, देखो सैलरी हो गया, मशीनरी हो गया। अब अगर आप इसमें नोटिस करोगे ना, नीचे कुछ लिखा है अपने खर्चे करे, 25,000 का खर्चा करा है। अच्छा, रेंट में 12 में से 1 अभी आउटस्टैंडिंग है, तो आपने 11 करा है, क्योंकि आपको पेमेंट से मतलब है, और आपने कुछ खर्चे करे 2,500 के। तो भाई अगर आप इसमें नोटिस करोगे, पैसा गोइंग आउट फॉर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना, 25,000। रेंट बचा मुझे वही वाला चाहिए जो मैंने पे करा है, मनी गोइंग आउट, दैट इज 11,000। फिर मैंने कुछ मिसलेनियस एक्सपेंस पे करे हैं, दैट इज 2,500, ये चेक कर लो बस। अब यहाँ पर दोस्त आपके पास एक कैश बैंक बैलेंस का बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो बच्चे इसको चेक करें, क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस मेरे पास कितना आ जाता है, ठीक है। हम एक बार इसका टोटल कर लेते हैं भाई, 55, 1/22, 35 और 7/4 11, ठीक है बेटा। टोटल इस तरफ का आता है 2,23,500, ये आ गया, ठीक है। इसमें से 38, 55, 10, 8, 25, 11 और 2,500, बेटा ये माइनस करने के बाद 1,45,000 का बैलेंस आएगा। सारे बच्चे अपनी कैलकुलेशंस एक बार चेक कर लेना, और ये मेरा पहला आंसर आ गया। यहां तक पहुंचोगे तो 5 नंबर मिलेंगे 10 में से, इनकम एक्सपेंडिचर पूरे 5 नंबर का बनेगा। तो भाई याद रखें, इसके बाद उम्मीद करूंगा बच्चे सारे साथ साथ नोट कर रहे हैं, और अगर बाई चांस बेटा कुछ रह भी जाएगा तो चिंता मत करना, मैंने ये क्लास यूट्यूब पे अपलोड कर देनी है भाई, जिसको जितनी बार देखनी होगी देख लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो भाई ये आ गया एक्सपेंडिचर और इनकम। सबसे पहले मैं खर्चों में बात करता हूं, मेरे पास आता है भाई सैलरी। सैलरी की डिस्कशन करेंगे तो 31,500, ये मेरे पास सैलरी का आ गया भैया। फिर जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस की, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस जो मैंने करे हैं 25,000 के करे, बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा, पेमेंट से खर्चे उठा रहा हूँ। अच्छा, रेंट, रेंट बेटा 11,000 का था, 1,000 का आउटस्टैंडिंग था, थोड़ी ऐसी प्रेजेंटेशन दिखा दी, रेंट हो गया बच्चा मेरा 12,000 रुपए का, इस तरह से थोड़ी प्रेजेंटेशन दिखा दी। फिर मेरे पास आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस को अगर आप चेक करोगे तो बेटा वो हो गया 2,500 रुपए का। फिर अगर आप क्वेश्चन को चेक करोगे आपके पास आ जाएगा लॉस। आपको याद होगा फर्नीचर बेचा था तो आपको 3,000 का नुकसान हुआ था, 3,000 का फर्नीचर पे नुकसान हुआ था, ठीक है। फिर आपके पास आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक फर्नीचर पे आई थी 700 रुपए की, हमने ऊपर कैलकुलेशन करी थी। फिर एक आपके पास मशीनरी पे डेप्रीसिएशन आई थी, मशीनरी पे था 750 का था। स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स पे डेप्रीसिएशन हमारी 1125 की थी। तो बेटा ये हमारे सारे खर्चे थे। अब इनकम्स में आपका फेवरेट एक है सब्सक्रिप्शन, जो कि 1,50,000 आपको क्वेश्चन में ही गिवन था, ठीक है। और एक आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 7,000 का था, 1,750 अक्रूड था, तो 8,750। अब बच्चे इसका कैलकुलेशन करके इसका सरप्लस कैलकुलेट कर लें, तो भाई ये आ जाता है 1,50,000 प्लस 8,750 माइनस आपके पास आ गया 31,500, 25,000, 12,000, 2,500, 3,700, 750 और 1,125, भाई आता है 8,2,175 सरप्लस।
ये लो बच्चा अपनी अपनी कैलकुलेशंस चेक कर लो एंड डू लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने शरीफ बच्चे कहते हैं सर वी गॉट द आंसर फॉर एनपीओ। जल्दी से बेटा। दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट भाई। दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ एनपीओ। आप देख सकते हो अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एनपीओ बेटा। अच्छा नोटिस करो क्वेश्चन है इजी, बस खाली थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। अच्छा आइए एक बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पता है क्यों करा रहा हूं, क्योंकि हम लोगों ने ना प्लस टू में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और एरियस का पॉइंटिंग करा होता। तो सीबीएसई वालों ने क्या करा होता भैया, उनके सिलेबस में नहीं होता। तो ये क्वेश्चन में कोई प्रोराटा का पॉइंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन मेरा कराने का मोटिव ये है कि भाई इसमें ना एक इंटरेस्ट का पॉइंट है। इंटरेस्ट की एंट्री कब करेंगे, उसकी डेट क्या होगी, ये याद कराने के लिए बड़ा बेसिकली ये क्वेश्चन कराने का मोटिव। आप नोटिस करो 15 मार्क्स का बड़ा क्यूटी सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा। देखो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन को। आपको बोला क्या है सारे बच्चों ने, और बेटा इसके बाद अगर मान लो जो मैंने एक आध क्वेश्चन छोड़ा है आपको मैं एक बार रीडिंग दे दूंगा रीड करने के लिए टाइम। कोई बच्चा बोलेगा सर करा दो तो मैं करा दूंगा, ठीक है, वरना एक आध दिन में भैया इसकी आंसर की आ ही जाएगी, तब आप उसके आराम से वहां से भी देख के कर सकते हो। मैं रेकमेंड क्या करूंगा खुद करना, फिर जब आंसर की आती है उसको आप अपना वहां पर देख लेना, ठीक है। अच्छा अब भैया इसमें कहानी क्या है। राघवन लिमिटेड ने इशू करा 60,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच का, 10% के प्रीमियम पे, पेबल है 2 रुपीज एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल, बाकी बैलेंस फाइनल कॉल। तो भैया सिंपल सी बात है 2 4 6 6 2 8 8 और बाकी अगर आप नोटिस करते हो 3 रुपए का फाइनल कॉल हो गया, क्योंकि 11 का शेयर है, ठीक है, 10 और 1 11 का शेयर है। चलो ठीक है, इसके बाद सारे शेयर फुली सब्सक्राइब हो गए। मिस्टर एक्स जिसके पास 6000 शेयर्स थे उसने पूरा पैसा पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। लो भैया बड़ा पैसा है मिस्टर एक्स के पास, भाई इसने क्या करा 6000 शेयर पे पूरा पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया। फाइनल कॉल विच वाज मेड आफ्टर 4 मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट कॉल वाज फुली पेड, ठीक है। फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल में गैप 4 महीने का है। एक शेयर होल्डर जो कि 600 शेयर होल्ड करता था और एक शेयर होल्डर जो 300 शेयर करता था उसने पैसे नहीं दिए, मतलब ये लुच्चे निकले। उन्होंने अपना अमाउंट 3 महीने बाद और 4 महीने बाद पे करा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स के साथ। कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस भी पे करा है, एरियर्स पे इंटरेस्ट कलेक्ट भी करा है। कंपनी दोनों अकाउंट मेंटेन भी करती है। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना है, इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, और आपको प्रॉपर सारा का सारा कैलकुलेशन दिखाकर एंट्रीज पास करनी है। एक बात याद रखो, जिस क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन आए घबराना नहीं, सारी एंट्रीज करने के बाद लास्ट में इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है। एक बार दोबारा से याद कराता हूं, लास्ट में इंटरेस्ट की एंट्रीज करनी है और लास्ट में वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 का ए, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, आई एम यूजिंग बिट ऑफ एब्रीवेशंस, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। 60,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से भैया 1,20,000 की पहले तो एप्लीकेशन आ गई। सेकेंडली इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 दोस्त मेरे पास आ गया यहां पर अमाउंट, ठीक है। मतलब पहली एंट्रीज तो चिल्लड़ है यार, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो दोस्त 60,000 शेयर पे 3 रुपए का शायद अलॉटमेंट था, ऐसा कोई सीन था, हाँ, क्योंकि 4 की अलॉटमेंट थी इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। तो बच्चा यहां पर आप देखोगे 180 आ गया यहां पर और 60,000 आ गया यहां पर, टोटल हो गया 240। डन हो गया भाई। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट नोटिस करते हो मेरे पास आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 240। चलो, यहां तक तो कहानी में कोई भी ट्विस्ट नहीं आ रहा है। फिर आता है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से। भाई 120 का अगर आप नोटिस करते हो आपके पास आ गया फर्स्ट कॉल की अमाउंट डी। ना होल्ड ऑन, अब कहानी क्या है, यहां से ट्विस्ट आया, बैंक को करा डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आ गया। भाई यहां पर हो गया कॉल्स इन एडवांस, ये आया कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब फंडा क्या है, देखो 120 तो आना ही था। एक बंदा जिसके पास 6,000 शेयर्स थे, उसने 3 रुपए जो फाइनल कॉल के बाकी थे उसने सारे पैसे एडवांस में दे दिए। चलो जी 18,000 आ गया, 138। अब मैं रिकमेंड करूंगा भैया अभी भी इंटरेस्ट की एंट्री मत करो, घबराओ नहीं, लास्ट में करो। पहले इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को ड्यू कर लो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 180। मतलब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और एंट्री शुड बी डन इन लास्ट, नॉट बिफोर दैट। ओके, क्योंकि नॉर्मली कंपनी सेटल द इंटरेस्ट एट द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब इस पे फोकस करना, वेरी गुड पॉइंट। भाई बैंक को करा डेबिट, अब यहां पर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी आएगा, यहां पर कॉल्स इन एडवांस भी आएगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सी फाइनल कॉल जो मिलना है वो 180 मिलना है, एडवांस मेरे पास कितना आ गया था 18, तो वो 18 का एडवांस बच्चा पहले मैं कैंसिल करूंगा। एडवांस आ गया भैया 18,000 का, ठीक है, पहले तो बेटा वो मैं कैंसिल कर दूंगा एडवांस का। अब बारी आती है बच्चा एरियर्स की। अब देखो एरियर्स का सीन ऐसा है, बोलते हैं 600 शेयर पे और 300 शेयर पे। उन्होंने क्या करा, फाइनल कॉल नहीं पे करी, 600 300 हो गया 900। अब 900 पे 3 रुपए के हिसाब से 2700 रुपया बेटा फाइनल कॉल नहीं आई, तो बाकी बैलेंस 1,59,300 ये आ गया। अब भाई तुम लोगों ने ना पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दिखानी है, फिर उसकी एंट्री करनी है। पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की, क्योंकि मेरे को वो पहले पे करना है। देखो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आप ऐसे भी कर सकते हो टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, क्योंकि खर्चा है ना तो आपने देना है बच्चा उसको, राइट। और उसके बाद आप ये कर सकते हो कि भैया शेयर होल्डर्स को आपने डेबिट कर दिया टू बैंक। अब बच्चा बोलेगा सर मैं कंबाइन एंट्री कर सकता हूँ, खुशी खुशी कर सकता है बच्चा, कोई टेंशन नहीं है, तो आराम से कंबाइन एंट्री कर भाई, तेरे को किसी ने ना नहीं करी, राइट। अब मुद्दा ये है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है कितना, देखो वर्किंग 18,000 है। आपको याद होगा एडवांस पे कुछ ना मेंशन हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होता था 4 महीने का। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बीच में जो गैप है वो 4 महीने का है, याद रखिएगा। तो यहां पर आ गया 720। तो पहले बच्चा ये जो एंट्री है ये मेरी 720 से हो जाएगी। अगर आपको एग्जाम में सीधा नेट एंट्री पास करनी है आप खुशी खुशी कर सकते, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक। मतलब आपको शेयर होल्डर का फंडा बीच में नहीं डालना, तो इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। फिर अगर आप 11th एंट्री चेक करते हो, आप इसमें जब करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, याद रखना कॉल्स इन एरियर्स के पैसे आ गए, उनको भी क्रेडिट करना है। मैं कंबाइन एंट्री कर रहा हूं टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, इसके पैसे भी आ गए बेटा, याद रखना। तो मेरा 1800 रुपए, मतलब जो मेरा टोटल एरियर्स था 2700 रुपए, 2700 रुपए मुझे इकट्ठा आ गया, राइट।
अब मैं मानूंगा भैया 2700 एक साथ आ गया। अब मैंने इसकी वर्किंग शो करनी है। इसकी वर्किंग कैसे शो करनी है चेक करो। पहले जो मेरे 600 शेयर्स थे उसके पैसे 3 महीने बाद आए, तो भैया 600 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 10% जब मैंने कैलकुलेट करा, 10%, फोकस करिएगा भैया, 10% जब कैलकुलेट करा, ठीक है, और ये आ जाएगा बच्चा 3 मंथ्स का, तो 1800 पे 10%, 180, 3 मंथ्स का 1/4, ये आ गया 45। फिर 300 शेयर पे 3 रुपए, दैट इज 900, 900 का 10%, ठीक है, 4 महीने का, क्योंकि सेकंड वाले में गैप 4 महीने का है, तो ये आ गया 30, टोटल आ गया 75, 75 आ गया, 2775 रुपए आ गया, राइट। तो ये टोटल कितना आ गया बेटा, 2775 रुपए टोटल। अच्छा, अब एक एक्स्ट्रा एंट्री अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके पास एग्जाम में समय है तो मैं रेकमेंड क्या करता हूं कि भैया जो आपके पास इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होता है, वो खर्चा होता है, उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डाल के क्लोज कर दिया जाए, और जो एरियर्स होता है वो आपके पास इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स आपकी इनकम है, इसको भी स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाए। अब ये खर्चा है तो पीएल को डेबिट करा है, वो आया था 720, और ये इनकम है तो मैंने इसमें पीएल को क्रेडिट कर दिया। ये लीजिए बच्चा। अब बताइए, जो मेरा मेन मोटिव था आपको बताने का कि ये अकाउंट की प्रिपरेशन तो चलो हमें आती है, मेन था इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करनी है। अब ये देखो सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं, और मुझे बच्चे बेटा जरा फ्रैंकली बताएं भैया, अभी तक कराए गए सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं? जल्दी से बता दीजिए, कोई तकलीफ, कोई डाउट, कुछ शक या सवाल? गुड भाई। इसके नीचे आपके पास छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चंस हैं, ये आपको मैंने नोट्स दे दिए हैं। कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में क्या डिफरेंस होता है 5 नंबर का, या तो ये आंसर कर सकते हैं या बिल ऑफ एक्सचेंज और रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का आंसर। मैं रिकमेंड करूंगा अगर ऐसे ऑप्शन आएगा तो मैं तो इसी को करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स है इसको लिखने के लिए कि कैपिटल और रेवेन्यू में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, इसने एक्सपेंडिचर बोला है तो खाली एक्सपेंडिचर ही लिखना, रिसीट मत घुसा देना बीच में। बच्चे होशियार होते हैं, रिसीट भी लिखना शुरू कर देते हैं, एक्स्ट्रा लिखने के कोई मार्क्स नहीं, उल्टा टाइम वेस्ट होगा, राइट। अच्छा, अब अगर आप देखोगे भाई तो मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं ऑलमोस्ट। मैंने खाली एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन छोड़ा था बेटा 4A, और एक मैंने ये फाइनल अकाउंट्स वाला क्वेश्चन छोड़ा है। अब देखो क्या आपको लगता है इनमें से कोई कराना है, एक बार आप क्वेश्चन को ओवरव्यू दे सकते हैं भाई। कोई बच्चा बोलेगा सर कोई डिमांडिंग है क्वेश्चन कराने वाला तो मैं कराऊंगा, अदरवाइज आई स्किप दिस। ये तो बेटा सेम आईसीआई की बुक का प्रॉब्लम है। पार्टनरशिप वाला भी देख लो। अब देखोगे एक बार क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर देता हूं। 2 पार्टनर्स, रेशियो 5:3, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल। आप देखोगे सिंपल पॉइंट्स हैं, कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, प्लांट मशीनरी को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, और लिखा है गुडविल जो लेकर आ रहा है उसको पार्टनर्स में एडजस्ट करना। आपको पता है बेटा आप इसमें एंट्री करते थे न्यू पार्टनर कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल वाली, और बोलता है एडजस्टमेंट करने के बाद डिफरेंस को करंट अकाउंट में डालना है। तो ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है। एंड आई थिंक आंसर की विल बी रिलीज टुडे और टुमारो, तो आप उसमें देख लीजिएगा, आपको सारा वैसे पता लग जाएगा। करने के बाद देखना बेटा, ट्राई करने के बाद। हाँ जी, इज दिस क्लियर? ओके, नाउ people who are present with me now, do let me know, do you have any demand in accounts? You want me to repeat or revise any topic? So I'll note it down for you and I can keep some class for you tomorrow, because as you guys are coming tomorrow, हमारा टेस्ट कल तकरीबन 2 घंटे का है। अभी हमारा छोटा टेस्ट है तो सिर्फ तकरीबन 2 घंटे का टेस्ट है। So if you are following up this particular beta pattern, do you want me to revise anything in accounts in priority basis?
चलो अभी नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, मुझे मैसेज करके बता देना भाई। अगर आपको ऐसा लगेगा कि सर मेरे को प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ रिवाइज करना है तो आई प्लान द क्लास अकॉर्डिंगली, अदरवाइज आई ओनली कीप द टेस्ट। ठीक है, I'll send the message in the group also. If anybody has any issues, any topic to be revised in a hot manner, otherwise I'll shift to maths now. उसके बाद, because I think accounts we have done a lot. Now it's time to do maths also. ठीक है, सो मुझे बच्चे बता देना बच्चा, कोई टॉपिक होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग एमटीपी सीरीज आने वाली, बेटा शायद कल परसों में मैथ्स की भी आ जाएगी सेकंड सीरीज। मैं फर्स्ट और सेकंड इकट्ठे आपको करा दूंगा सारी की सारी। ठीक है भाई, चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, पढ़ते रहना भाई।